Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be your part 2 of Law of Return for ISC Class 12 Economics. Now, in my previous video, we had made the concept of short run, long run. हमने फिर concepts of production किया, जहाँ total product क्या होता है, marginal product क्या होता है, average product क्या होता है, उसके बारे में जाना. एंड इन डिटेल मैंने आपको बिहेवियर कराया ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट इन केस ऑफ शॉर्ट रन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. नाउ इस पार्ट में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एवरेज प्रोडक्ट एंड थोड़े बहुत थ्योरी करके वी आर गोइंग टू रैप अप दिस चैप्टर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. आपको याद है मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट रन में, टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल है बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, वाइल हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स इन शॉर्ट रन इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर हम लोग कंटिन्यूअसली, if we continuously go on increasing our quantity of variable factor on the given amount of fixed factor, हमें कैसे रिटर्न आते हैं? हमें पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, राइट right? देन उसके बाद हमें डिक्रीजिंग रिटर्न आता है एंड देन हमें नेगेटिव रिटर्न आता है. सो उसी के हिसाब से इफ यू रिमेंबर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर किया था दैट इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग आवर वेरिएबल फैक्टर, ये लेबर हो गया अपना वेरिएबल फैक्टर, इसको अगर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाए तो इनिशियली हमें इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा, फिर हमें डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा एंड देन इवेंचुअली लास्ट में हमें नेगेटिव रिटर्न आएगा. ठीक है. सो जिसके हिसाब से हमारा टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, eventually it increases at a diminishing rate, after a point it reaches its maximum and remains constant and then it starts to decline. हमने ये कर लिया था एंड ग्राफिकल फॉर्मेट में भी मैंने आपको बताया था. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड एडवाइस यू कि आप पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए एंड देन कम बैक टू योर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर लॉ ऑफ रिटर्न. ठीक है. चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एवरेज प्रोडक्ट के साथ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एवरेज प्रोडक्ट. नाउ एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज द पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एपी कैसे निकालते हैं. हमें अगर एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर कर देंगे, यानी वेरिएबल फैक्टर कर देंगे, तो हमें एक एक लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में वो पता चल जाएगा. ठीक है. तो आइए एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं इसी स्केड्यूल को यूज करके. यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं चीजों को. आइए निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी टीपी बाय एल. ठीक है. इट विल बी टीपी बाय एल. 0 डिवाइडेड बाय 0, पहला एवरेज प्रोडक्ट आएगा निल, नथिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर पे 0 है. प्लीज 0 मत लिख दीजिएगा 0 पे, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा. ठीक है. सो 0 डिवाइडेड बाय 0 इज निल, नथिंग. 20 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 20. 50 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 25. 90 divided by 3 will be 30. 120 divided by 4 will be 30. 140 divided by 5 will be 28. 150 divided by 6 will be, I think, it will be 25. Yeah, 25. 150 divided by 7 will be 21.4. 140 divided by 8 will be 17.5 and 120 divided by 9 will be 13.33. तो सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे एवरेज प्रोडक्ट का बिहेवियर समझते हैं कि जैसी एडिशनल लेबर इंक्रीज करते जा रहे हैं अपना एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली क्या हो रहा है?
average product is initially increasing. See, it becomes constant, it becomes maximum and becomes constant, and then eventually बाद में it starts to decrease. So पहले हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है 30 पे मैक्सिमम एंड आके कांस्टेंट भी हो जा रहा है एंड देन इवेंचुअली डिक्रीज हो रहा है. तो अगर हम लोग एवरेज प्रोडक्ट को प्लॉट करेंगे, आइए ग्राफ बनाते हैं. Y axis origin, x axis labor and average product. आइए लेबर्स को मार्क कर लेते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट जा रहा है 30 तक. सो आई विल टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 ईच. 5 10 15 20 25 एंड 30. फर्स्ट लेवल से एवरेज प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट पे मार्क करेंगे. फर्स्ट यूनिट पे इट इज 20, राइट. फर्स्ट यूनिट पे इट इज 20. उसके बाद कितना हो रहा है, इट इज 25, देन 30 30. सेकेंड पे इट इज 25, थर्ड पे इट इज 30, फोर्थ पे इट इज 30 30 30, 28 25 21.4. देन फिफ्थ पे इट इज 28. सो 30 और 25 के बीच में होगा थोड़ा सा कहीं पे 28. Sixth पे it is 25. Then it is 28, 25, 21.4, 17.5. Then it is seventh पे it is 21.4, 20, 21.4. यहाँ कहीं पे होगा. Then it is 17.5, 15, 16, 17.5 and then 13.33. यहाँ कहीं पे. ठीक है, ये आ गया अपना लोकस का पोजिशनिंग. सो अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दे तो एवरेज प्रोडक्ट भी कैसा दिखता है, इट कम्स समथिंग लाइक दिस, कि इट फर्स्ट इनिशियली increases, reaches its maximum and remains constant and then eventually decreases. So this is because of increasing return, this is because of constant return and this is because of your diminishing return, decreasing return. ठीक है, प्लीज नोट करिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट एवरेज प्रोडक्ट जो है कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट की तरह नीचे आके टच नहीं करेगा अंडरलाइंग एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, डिपिक्टिंग दैट एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. क्यों जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट हम लोग निकालते कैसे, सिंस एवरेज प्रोडक्ट इज टीपी बाय एल एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग जीरो तब तक नहीं आ सकता है डिवीजन में जब तक न्यूमरेटर पे जीरो ना लगे. एंड अगर आप लेबर को हायर करके प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या कभी भी ऐसा होगा कि टोटल प्रोडक्ट आपका जीरो होगा? द आंसर इज नो. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि टोटल प्रोडक्ट जीरो हो, कि कुछ प्रोडक्शन ना हो. तो आप यहां पे लिखोगे सिंस टीपी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि टीपी कभी जीरो नहीं हो सकता है, देयरफॉर एपी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, TP can never be equal to zero, therefore AP can never be equal to zero. So average product remains positive throughout. पॉजिटिव थ्रू आउट मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर में ही रहेगा. मार्जिनल प्रोडक्ट की तरह, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होके नेगेटिव चला जा रहा था, वैसे एवरेज प्रोडक्ट नहीं होता है. क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, अब आपको क्या करना होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को एक ही ग्राफ में बना के दिखाना पड़ेगा.
ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट को एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, आई जस्ट रिमूव दिस टोटल प्रोडक्ट वाला पार्ट ताकि हमारे लिए एनालाइज करना आसान हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इज सेम 2020, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग 20, 30, 40, एवरेज प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग 20, 25, 30, but the fact is that marginal product is greater than average product, right? उसके बाद वंस अगेन देखिए 30-30, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम। एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे है 30-30 पे, जहां पे इंटरसेक्शन होगा दोनों का 30-30। एंड देन उसके बाद व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, दैट इज 30 के बाद 20, 10, 0, -10, -20, एवरेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग 30 के बाद 28, 25, 21.4, 17.5, 13.33, बट द फैक्ट इज दैट कि एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा हो जा रहा है, राइट। एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। सो इसी रिलेशनशिप को याद करते हुए पहले मैं साइड में रिलेशनशिप लिख लेता हूं ताकि आपको इजी हो आइडेंटिफाई करने में। आपने बोला रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, और क्या रिलेशनशिप निकला, वो ये निकला दैट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, ठीक है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, marginal product is greater than average product. Marginal product is greater than average product. When average product is constant, ठीक है, when average product is constant, जिनको ये साइन नहीं पता, ये साइन का मतलब कांस्टेंट होता है, तो चलो मैं कांस्टेंट ही लिख दे रहा हूं। When average product is constant, ये साइन हम लोग यूज करते हैं। At that time, marginal product is equal to average product. दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे average product constant है। And तीसरा, when average product is decreasing, at that time, marginal product is less than average product, ठीक है। So इसको जब ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करेंगे अभी सेम ग्राफ में, तो आप खुद रिलेशनशिप को याद करते हुए पकड़ो, आपने क्या कहा, that when average product is rising, marginal product is greater than average product। मतलब average product भी इस तरीके से बढ़ेगा, right? average product भी इस तरीके से बढ़ेगा, but then marginal product उससे ऊपर रहेगा average product से। so यहां पे marginal product is greater than average product। आप देख पा रहे कि marginal का कर्व ऊपर है, average का कर्व नीचे है, ठीक है। एंड देन एवरेज कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो जा रहा है, मार्जिनल एंड एवरेज का। सो जैसे ही आपने कहा सेकंड रिलेशनशिप, दैट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड दैट टू एट इट्स मैक्स। देखिए, व्हेन मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज 30-30 यूनिट्स, एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट 30-30 एंड इट इज एट इट्स मैक्स। तो ये होगा एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट, राइट, ये होगा एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, वेयर एवरेज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग 30, 28, 25, 21.4, 17.5, 13.33, एट दैट टाइम इट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। सो एवरेज प्रोडक्ट ओवरटेक कर जा रहा है मार्जिनल को। सो यहां से इस पॉइंट के बाद से ही एवरेज प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, बट देन marginal product over here will be less than average product। so कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, समझ आया आपको। that when average, आपने क्या बोला, once again relationship, that when average product is increasing, ठीक है, when average product is rising, marginal product is greater than average product। when average product is rising, marginal product is greater than average product। when average product is at its maximum and constant, that time marginal product is equal to average product। and when average product is decreasing, जब average product नीचे आ रहा है,
at that time marginal product is less than average product. तो ये बन जाएगा आपका डायग्राम. नाउ जहां आपको, चलो मैं एक और बार फ्रेश ग्राफ बना के दिखा रहा हूं कि टोटली पूरा ग्राफ कैसे बनेगा. प्लीज आप मेरे साथ साथ बनाइएगा या फिर आप फॉलो करिएगा एटलीस्ट. ठीक है, वी स्टार्ट बाय मेकिंग आवर क्वाड्रेंट. ऊपर एंड नीचे दोनों जगह लेबलिंग करते हैं. वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस लेबर आएगा. प्लीज यहां क्वांटिटी आउटपुट मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहां पे हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं. टोटल प्रोडक्ट इटसेल्फ इज आउटपुट. ठीक है, एंड यहां हम लोग दिखाएंगे एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड इधर आ जाएगा आपका लेबर. चलिए हम लोग शुरू करते हैं टोटल प्रोडक्ट के साथ. सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. क्या हो गया इसको? इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. एक डॉट लगा दीजिएगा फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पार्ट. Then it increases at a diminishing rate, reaches its maximum and then starts to decline. ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद आपने क्या सीखा था पिछले वीडियो के हिसाब से कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां आता है उसके बाद से टोटल प्रोडक्ट चेंजेस इट्स स्लोप. तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्योंकि मार्जिनल यहीं तक इंक्रीज करेगा व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. एंड मैक्सिमम पॉइंट से अनदर परपेंडिकुलर वी आर गोइंग टू ड्रॉप. ठीक है, क्योंकि जहां टीपी मैक्सिमम रहेगा वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम जीरो. तो चलिए रिलेशनशिप को याद करते हुए अपना मार्जिनल प्रोडक्ट बनाते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. राइट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यहां मैं लिख दे रहा हूं. ठीक है, point of inflection. After point of inflection, when total product starts to increase at a diminishing rate, marginal product starts to decrease, starts to decline. When total product reaches its maximum and remains constant, marginal product decreases and reaches zero. Origin पे आ जा रहा है marginal product. And when total product starts to decrease, marginal product goes negative. तो ये हो गया आपका marginal product MP. ठीक है, एंड उसके बाद अब हम लोग AP बनाएंगे. AP के लिए हमने क्या सीखा? That as long as marginal product will be greater than average product is to rise. So average product क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज करेगा जब तक मार्जिनल ज्यादा है एवरेज से. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट ओवर देयर. एंड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिकम लेस देन एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. एवरेज यहीं से डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा. इट विल स्टार्ट टू फॉल because marginal product is less than average product. That is why it decreases. Now ये जो हमें intersection मिला MP equal AP का, यहां से आप अपना एक और perpendicular को ऐसे drop कर दीजिएगा. ठीक है, just drop one more perpendicular from here showing that at this point marginal product is equal to average product. ठीक है, third perpendicular where MP equals AP. I hope that is clear to you all कि डायग्राम कैसे बनेगा. अच्छे से देख लीजिए एंड आई वुड एडवाइज यू कि आप इसको साथ साथ बनाओ जैसे मैं बना रहा था. वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा. चलिए अब इसका थोड़ा लेबलिंग करते हैं. ठीक है, आ जाइए लेबलिंग करते हैं. I'll write this point as point A, this one as point B and this one as point C. Labor 1, labor 2, labor 3. I'll mark this as my point D, this one as my point E
and this one as my point F. Labor 1, labor 2 and labor 3. ठीक है. Now, अब जब भी आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का डायग्राम एक्सप्लेन करने आएगा, आपको उसको स्टेज वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इसमें स्टेजेस मार्क करने होंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 मार्क करेंगे. स्टेज 1 कहां से होगा? स्टेज 1 स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इट कंटिन्यूज टिल एवरेज प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम, यानी ये वाला जोन. ठीक है, ओरिजिन से लेके L2 तक इज स्टेज 1, यानी कि यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक फॉर टीपी इट इज स्टेज 1. ठीक है, स्टेज 1. उसके बाद जहां से एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम के बाद डिक्रीज करना शुरू करता है अप टिल L3, ये बीच वाला जोन, दिस इज स्टेज 2. सो ये जोन इज स्टेज 2. ठीक है. एंड उसके बाद जो जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जा रहा है, यानी L3 के बियॉन्ड वाला जोन, ये पार्ट, ये बनेगा आपका स्टेज 3. ठीक है, दिस जोन विल बी योर स्टेज 3. नाउ आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? स्टेज वाइज एक्सप्लेन करना होगा, तो जब भी आप इंटरप्रिटेशन लिखोगे स्टेज वाइज ही लिखोगे. सो वील स्टार्ट विथ स्टेज 1. स्टेज 1 इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. ठीक है, स्टेज 1 इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. स्टेज 1 कहां से स्टार्ट होता है? स्टेज 1 स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन and it continues till average product reaches its maximum at point E. Stage 1 starts from the point of origin and continues till average product reaches its maximum at point E, where marginal product is equal to average product. Up till there stage 1 chalta hai. Now during the stage 1, what happens to total product? Total product initially increases at an increasing rate and then it increases at a diminishing rate. But point A where total product changes its slope is called the point of inflection. ठीक है? And during this stage, marginal product initially increases and then eventually decreases. But अभी तक marginal product इस stage में, but it is positive. ठीक है? And marginal product increases till TP is increasing at an increasing rate. When TP changes its slope, marginal product reaches its maximum, and when TP starts to increase at a diminishing rate, marginal starts to decline after the slope changing of TP, after the point of inflection. उसके बाद marginal गिरना शुरू हो जा रहा है. ठीक है. And talking about average product during the stage, average product increases throughout during the stage. ठीक है, थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है स्टेज 1 के दौरान. एंड दिस स्टेज एंड्स वेयर एवरेज प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम एट पॉइंट E, वेयर MP इज इक्वल टू AP. सो हम बोलेगा स्टेज एंड्स वेयर AP इज मैक्सिमम एंड दैट टू वेयर जहां पे MP इज इक्वल टू AP, वहां पे ये स्टेज कंप्लीट हो रहा है, स्टेज 1. नाउ स्टेज 2. स्टेज 2 में क्या देखा जा रहा है? स्टेज 2 हो गया B से C के बीच का जोन स्टेज 2, यानी E से F के बीच का जोन स्टेज 2. ड्यूरिंग स्टेज 2 we get to see that total product is still increasing at a diminishing rate. It is continuing to increase at a diminishing rate and this stage ends where total product reaches its maximum, यानी कि where MP becomes equal to 0, वहां पे ये स्टेज कंप्लीट हो रहा है. राइट? सो आप क्या बोलोगे फॉर स्टेज 2? ये हो गया स्टेज 1. अब बारी है स्टेज 2. स्टेज 2 is the stage of decreasing return. Now during the stage, TP continues to increase at a diminishing rate and reaches its maximum. ठीक है, TP reaches its maximum and remains
constant there. Maximum वाले area पे जाके TP reaches its maximum and becomes constant over there, where the stage ends. While marginal product during the stage continues to decrease, continues to fall. अगर आप देखो E से F वाले जोन के बीच में स्टेज 2 यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज किए जा रहा है, दिस ब्लू लाइन, and then it becomes equal to 0 by the end of stage 2. So MP continues to decrease and becomes 0 by the end of this stage, while average product during the stage continues to fall. Average product continuously गिर रहा है, but it is positive. ठीक है? So in this stage AP starts to fall, AP starts to decline, but it is positive. It remains positive. Zero या negative नहीं हो रहा है. Unlike marginal product जैसे zero हो गया, average product positive है, zero नहीं हो रहा है. ठीक है, ये हो गया stage 2. Now talking about stage 3. Stage 3 कहां से हो रहा है? Point C के beyond वाला हिस्सा है stage 3 and point F के beyond वाला हिस्सा है stage 3, ये वाला zone. L3 के beyond, ठीक है, stage 3. So stage 3 में total product starts to fall, it starts to decrease. Marginal product crosses the horizontal axis and turns negative. Average product continues to fall but remains positive. ये आप बोलोगे stage 3 में. That stage 3 में total product starts to decline. चलिए मैं लिख देता हूं stage 3 के लिए भी. Stage 3, which is your stage of negative return. ठीक है, stage 3 is your stage of negative return, जिसमें क्या हो रहा है? Total product starts to decline, diminish, while marginal product crosses the horizontal axis and becomes negative. Marginal product negative हो जा रहा है, and average product continues to fall, but it remains positive. वो zero नहीं होता है. And justification दीजिएगा, average product क्यों zero नहीं होता है? Note लिख के ऐसे बताइएगा that average product can never be equal to zero. Why? क्योंकि average product किससे निकाला जा रहा है? Average product is being calculated from TP by L, and we know that TP, when production is happening, TP can never be equal to zero. So since TP can never be equal to zero, therefore अगर न्यूमरेटर पे जीरो वैल्यू आएगा ही नहीं तो बोल के फाइनल आंसर जीरो नहीं होगा. सो एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ये हो गया आपका स्टेज वाइज एक्सप्लेनेशन. सो अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, तो आप उसमें क्या क्या बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ लॉ. स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है? व्हेन मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, total product initially increases at an increasing rate and then eventually increases at a diminishing rate. ये हो गया statement. दो assumption दे दीजिएगा. assumption आप बोल सकते हो that the time period is assumed to be short run, and दूसरा assumption आप बोल सकते हो where some inputs are variable and rest all other inputs are fixed. Variable inputs and fixed inputs दोनों exist करते हैं short run में. And और एक assumption आप दे सकते हो that the rate of technology remains fixed, it does not change. Another assumption आप दे सकते हो that it is assumed all the variable factors are homogeneous. Homogeneous का मतलब they are capable of producing same type of product. हालांकि it is very unrealistic assumption, but still ऐसा assumption हम लोग मान के चलते हैं. इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ मान लेना पड़ता है ताकि वो इकोनॉमिक थ्योरीज बन सके. So it is assumed that all labors, all the variable factors are homogeneous, they are capable of producing all same kind of goods. ठीक है, ये कुछ assumption हो गए. इसमें से आप कोई भी दो लिख के आइएगा. उसके बाद you will be requiring to make your diagram with proper labeling of total product, average product and marginal product, and then उसके बाद आपका stage wise explanation. ठीक है, stage 1, stage 2, stage 3 ग्राफ के हिसाब से ही जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको लिख के आना है. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए रिलेशनशिप के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. मैं टीपीएमपी का रिलेशन का बात कर रहा हूं पहले. ठीक है, सो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. व्हेन टोटल इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग.
When total product reaches its maximum and remains constant, marginal becomes equal to 0. And when total product starts to decline, marginal turns negative. And then आपका average and marginal product का relationship आ सकता है, जो कि क्या होगा, that when average product is increasing, as long as average product increases, marginal product remains greater than average product. ठीक है, when average product is increasing, marginal product remains greater than average product. When average product is constant, marginal product becomes equal to average product, and when average product decreases, marginal product becomes less than average product. ठीक है, गॉट इट? आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है क्या है. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अ रैशनल प्रोड्यूसर डिसीजन. नाउ इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए our next topic is rational producers production decision. ठीक है, कि एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में, आउट ऑफ द 3 stages, which is stage 1, stage 2 and stage 3, in which stage would a rational producer like to operate and why? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग 2 स्टेज को एलिमिनेट कर देंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड में स्टेज 3. स्टेज 3 इज टू बी एलिमिनेटेड. व्हाई? क्योंकि कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वुड नॉट लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज 3, यानी L3 के बियॉन्ड. अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि स्टेज 3 के दौरान टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, राइट? टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोइंग नेगेटिव. इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट का नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि आपने जो भी एडिशनल वर्कर को हायर किया, वो आउटपुट को कांस्टेंट भी रखता तो भी चलता, लेकिन वो एडिशनल वर्कर इतना इनएफिशिएंट है कि उसको हायर करने की वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरना ही शुरू हो गया है. सो by rationality you ask yourself that why should you hire that extra worker when the result is fallen output. अगर आउटपुट ही गिरा दे रहा है तो मैं उसको एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दूंगा? सो दैट इज वाई स्टेज 3 में तो किसी भी सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जा रहा है, यानी एडिशनल वर्कर जो हायर हो रहा है वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में. सो स्टेज 3 इज एलिमिनेटेड. ठीक है, विथ रीजन आप बोलिएगा क्यों? बिकॉज टीपी इज फॉलिंग एंड हियर MP is negative. So why should a rational producer hire additional worker when the result is fallen output? क्यों ही hire करेगा? नहीं करेगा. So stage 3 is also called the stage of economic nonsense, या उसको stage of economic absurdity भी बोलते हैं. Stage of economic absurdity, absurdity means abnormality, और the stage of economic nonsense भी कहा जाता है. ठीक है. Now next elimination होगा stage 1. अब आप सोचोगे स्टेज 1 में नहीं ऑपरेट करेगा, क्यों नहीं करेगा? स्टेज 1 में इसीलिए ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि थ्रू आउट स्टेज 1 अगर आप देखो, यानी कि ओरिजिन से L2 वाला जोन, इसमें जो अपना एवरेज प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है स्टेज 1 के दौरान. ठीक है, आई अग्री के मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज कर रहा है, देन टोटल प्रोडक्ट शुरू हो जा रहा है इंक्रीज होना एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट एटलीस्ट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है, इट इज राइजिंग, एंड एवरेज प्रोडक्ट स्टेज 1 के दौरान थ्रू आउट इट इज इंक्रीजिंग. तो अगर कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर बीच में कहीं बंद कर दिया प्रोडक्शन करना, जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था उस जोन में, एस्केलेट कर रहा था, it would imply that producer is not taking full advantage of its rising productivity. यानी उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फिक्स फैक्टर उसको जितना दे सकता है आउटपुट, वो उसका पूरा एडवांटेज उठा ही नहीं रहा है. सिंपल सा लॉजिक है. हमने एग्जांपल लिया था पिछले वीडियो में कि मेरा लैंड जो कि 150 क्विंटल क्रॉप देने का कैपेसिटी रखता है, अगर मैं 100 क्विंटल निकाल के रुक जाऊं तो am I a rational producer? No, I am not a rational producer, because that fixed factor is capable of giving me 150 quintal of crop
And after just extracting 100 quintal, if I stop midway when my average is also rising, I am not an efficient producer. And therefore कोई भी producer stage 1 में नहीं रुकना चाहेगा because average product is rising throughout. ठीक है, so इसका रीजन आप क्या बोलोगे? इसका रीजन होगा that average product is increasing throughout. So if stopped midway, कहीं पे भी अगर stage 1 के बीच में रुक गया rational producer, it would imply that he is not taking full advantage of its rising productivity. Production capacity जो बढ़ सकता था उसका पूरा advantage नहीं उठाया. ठीक है, and therefore by eliminating stage 1 and stage 3 we can conclude that rational producer कहाँ operate करेगा? A rational producer would operate in stage 2. ठीक है, स्टेज 2 में रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करना चाहेगा. क्यों? क्योंकि स्टेज 2 के दौरान बिटवीन L2 एंड L3 आप देखिए, आई अग्री दैट मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रहा है, बट डिस्पाइट देम फॉलिंग, इवन दो दे आर फॉलिंग, स्पेशली मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव तो है. मतलब मैं जो एक्स्ट्रा लेबर को हायर कर रहा हूं, भले वो इंक्रीजिंग रिटर्न से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है इनिशियली जैसे बाकी लेबर्स कर रहे थे, बट कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड दैट टू स्टेज 2 के दौरान टोटल प्रोडक्ट भले ही डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, बट इंक्रीज तो कर रहा है. एंड रादर मेरा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर कब होगा? जब मेरे को पूरा 150 क्विंटल ऑफ क्रॉप्स मिल जाएगा, यानी जब मेरा टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे होगा. तो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर मैं तब तक लेबर्स को हायर करते जाऊंगा जब तक कि मैं पूरा क्रॉप्स जितना हो सकता है सारा एक्सट्रैक्ट ना कर लूं. राइट? सो स्टेज 2 में इसीलिए करेगा that because MP and AP they both are declining, agreed, but despite them declining they are positive, they are within the positive quadrant, and therefore they are contributing something to the output. जो additional labor है अपना, 5th labor, 6th labor, 7th labor जो हम लोग हायर कर रहे हैं, भले 20, 10, 5 से कंट्रीब्यूट करे, भले एक एक्स्ट्रा लेबर को हायर किया और उसने एक आउटपुट बनाया, लेकिन कुछ तो बनाया. ऐसा तो नहीं कि खाली बैठा रहा, तो मेरा सैलरी उसको देना व्यर्थ नहीं गया, वेस्ट नहीं गया, एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू हायर हिम. ठीक है, सो इसका रीजन आप क्या बोलोगे? व्हाई वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट इन स्टेज 2 आउट ऑफ ऑल 3 स्टेजेस? बिकॉज ओवर हियर AP and MP, despite falling, remains positive. ठीक है, despite falling remains positive. That is contribute कर रहा है, contributes something to the output. Additional labor is contributing something to the output. This is your keyword. Contribute something to the output, and therefore stage 2 में operate करेगा. ठीक है, आ गया समझ में? आई होप दैट इज क्लियर. कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करिएगा, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा. हालांकि मैंने इतना अच्छा समझाया कि डाउट होना नहीं चाहिए. ठीक है, चलिए अब लेट्स जस्ट रैप दिस चैप्टर अप बाय मूविंग टू द फाइनल टॉपिक, दैट इज कॉजेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. कि आखिरकार इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न क्यों ऑपरेट करता है. ठीक है, why do the 3 stages they operate? Now if you are wondering कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेगा, डिटेल्ड नोट्स, तो इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर यू नीड टू डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल, एंड वहां पे ये नोट्स बहुत सॉलिड मस्त ढांसू नोट्स है. 249 रुपीज मात्र में ये डाला हुआ है ऐप में. नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि हम लोग इसको डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे. देखिए, आप इसको या तो अपने मोबाइल फोन से पढ़ सकते हैं या तो आप अपने लैपटॉप में एक्सेस करके इसको पढ़ सकते हैं. मैं इसको डाउनलोड इसीलिए नहीं करने देना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट ना कि फ्री फंड में नोट्स इधर उधर टेलीग्राम में और अनऑथराइज्ड सोर्सेस में जा रहा है. आई डोंट वांट दैट.
आई ऑल्सो हैव सम सिक्योरिटी रीजंस बोल के आई कांट अलाउ एवरीबडी टू डाउनलोड इट एंड टेक अ प्रिंट आउट एंड फ्री में सबको बांटते फिरे। आपको पढ़ना है, आप लैपटॉप खोलिए आराम से, जब आप जिस चैप्टर को पढ़ने बैठते हो आप उसको नोट से लैपटॉप से पढ़ सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा आगे लैपटॉप में कैसे पढ़ाई होता है। सिर्फ हार्ड कॉपी होने से, बुक्स हाथ में होने से ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ाई होगा। आपको आगे हायर क्लासेस में जाके लैपटॉप यूज करना पड़ेगा। आपके सारे नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ ईमेल के थ्रू या कॉलेज के एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेंगे। तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी से सीखना शुरू करिए। सो इफ यू आर वांटिंग दिस नोट्स, एंड्रॉइड यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल and you can go and purchase this. It is at a minimal price of 249. And if you are an iOS user, you need to download Class Plus app and punch in my organization code, which is PLYMMV। ठीक है, PLYMMV, इसको आप पंच इन करिए, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है ना, आप परचेज कर पाओगे इस नोट्स को। बेस्ट नोट्स है, प्लीज आप इसको जरूर से जरूर देखें। इसका सैंपल भी डाला हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, इनकेस अगर आपको देखना है कि किस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए, हमने शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, प्रोडक्शन फंक्शन कर दिया, की कॉन्सेप्ट्स कर लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखिए, आपको जो प्रॉब्लम होता है कि 6 मार्क में क्या लिखना होता है, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या वेरिएबल प्रपोर्शन का, अजम्पशन लिखोगे एनी टू, मैंने लिख दिया है। स्केड्यूल इज ऑप्शनल, अगर आपको देना है तो आप दीजिए, आपको नहीं देना है मत दीजिए। आप डायग्राम बनाओगे। देखिए, मैंने हैंड ड्रॉन डायग्राम्स बनाया, मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए डायग्राम है कि आपको कैसे बनाना है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वहां लिख दिया है। स्टेज वाइज एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, स्टेज 3 में क्या हो रहा है, एटसेट्रा। चलिए, हमें बात करना है कॉजेस, राइट, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, कॉजेस। स्टेज 1 क्यों ऑपरेट करता है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आता है? 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। स्टेज 1 में ऐसा होता है दैट इनिशियली द साइज ऑफ फिक्स फैक्टर इज वेरी लार्ज एंड देयरफॉर लेबर्स जो है स्टार्टिंग फेज में फिक्स फैक्टर को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। देयरफॉर व्हेन वी ऐड मोर एंड मोर ऑफ वर्कर्स, फिक्स फैक्टर गेट्स बेटर यूटिलाइज, बिसाइड्स वर्क डिवाइड हो जाता है। एंड आप जानते हैं दैट डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, राइट। अगर वर्क डिवाइड हो जाएगा देन वन पर्सन कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टाइप ऑफ वर्क एंड दैट लीड्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न, बोल के आउटपुट हमें इंक्रीजिंग रिटर्न पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फिक्स फैक्टर्स आर जनरली इनडिविजिबल, आप डिवाइड नहीं कर सकते फिक्स फैक्टर को, मीनिंग दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। सो इन द बिगिनिंग व्हेन फ्यूअर वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड, सम फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड। As the number of worker increases, fixed factor is used more effectively and that leads to increasing return. Second is division of labor. More laborers allow for a better division of work based on skills and specialization and this leads to improved efficiency and productivity, बोल के increasing return operate करता है। Now stage 2 क्यों operate करता है, decreasing return या diminishing return क्यों आता है? लिखा हुआ है disturbing the optimum proportion and imperfect substitutability of factors of production. Now disturbing optimum proportion मतलब हुआ कि जब भी आप फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हो, उन दोनों का एक बहुत ही अच्छा साउंड प्रपोर्शन होता है। मान लीजिए मेरा बेकरी शॉप है एंड मेरे पास 2 ओवन है, आई वुड से कि 2 ओवन को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए 6 वर्कर्स आर सफिशिएंट, जहां पे 2 वर्कर बैटर बनाएंगे, 2 वर्कर बेक करेंगे केक को एंड 2 वर्कर आइसिंग करेंगे। सो दैट इज द ऑप्टिमम प्रपोर्शन। अब उस पे मैं अगर 8 लेबर या 10 लेबर रख दूं जो कि जल्दी जल्दी बैटर बना रहे हैं ताकि प्रोडक्शन में बढ़ा सकूं, बैटर तो रेडी हो जाएगा लेकिन सिंस मेरे पास अवन 2 ही है, वो अपना ही टाइम लेगा काम करने में। सो मेरे को अगर प्रोडक्शन रैपिडली इंक्रीज करना है तो मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाने में भी, जो कि शॉर्ट रन में तो पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट रन में तो फिक्स फैक्टर्स आर गिवन, दे आर कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी इंक्रीज। लॉन्ग रन में बढ़ाया जा सकता है, शॉर्ट रन में नहीं बढ़ाया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हेन more workers are hired is it disturbs the proportion of fixed to variable factor and that leads to decreasing return, diminishing return. And second point है imperfect substitutability of factors, इसका मतलब हो गया that to an extent, up to an extent it is possible to substitute fixed factors with variable factor के machines की जगह आप labor को लगा के काम कर लीजिए, बट जहां पे मशीन रिक्वायर्ड है वहां पे मशीन ही रिक्वायर्ड है, वहां पे लेबर फिर कुछ नहीं कर सकता एक पॉइंट के बियॉन्ड, एक पॉइंट के बाद। सो इट इज लाइक एक हद तक आप फिक्स फैक्टर को लेबर से
यानी वेरिएबल फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन फिर जहां पे फिक्स फैक्टर का काम पड़ेगा वहां पे उसी का काम पड़ेगा, उसको लेबर से रिप्लेस करके प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता है, हमें प्लांट साइज इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, दैट लीड्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड नेगेटिव रिटर्न का कॉजेज है ओवर क्राउडिंग एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ओवर क्राउडिंग का मतलब हो गया कि आपने मोर देन रिक्वायर्ड वेरिएबल फैक्टर्स को हायर कर लिया, सो दैट लीड्स टू टू मेनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ। अगर मोर देन रिक्वायर्ड वर्कर्स काम करेंगे सो डिले इन ऑपरेशन, डिले होना शुरू हो जाएगा काम, एंड बहुत ही इनएफिशिएंटली लोग काम करना चालू कर देते हैं, बहुत ढीले पड़ जाते हैं काम करने में, एंड दैट लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न। मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज दैट अगर आप एक्सेसिव लेबर्स को हायर कर लोगे आप खुद ही उनको मैनेज नहीं कर पाओगे, एब्सेंटिज्म एंड शिफ्टिंग ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कॉमन हो जाता है इंडस्ट्री में, एंड इन दैट केस एफिशिएंसी भी अफेक्ट होता है, एंड दैट लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, सो दीज वर योर कॉजेस फॉर द स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। आई होप दैट इज क्लियर। हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर लिया था, 4 रिलेशनशिप जो आप देख रहे हैं। ठीक है, एंड हमने रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट भी देख लिया क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर से, बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाई है, प्लीज इसका लाभ उठाइए, आप जाइए इसको परचेज करिए। ट्रस्ट मी, 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई होल्ड। इंस्टाग्राम पे जाइए, आप देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है। आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके पहले सैंपल मैट देख लीजिए कि कैसे नोट्स बना हुआ है, उसके बाद आप इसको परचेज करिए, तसल्ली से करिए। ट्रस्ट मी, आप ये आंसर्स यहां से लिख के आइए, आपके टीचर्स आपका नंबर डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ लिखाया है। कौन से स्टेज में रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा, स्टेज 3 में नहीं करेगा, स्टेज 1 में नहीं करेगा, स्टेज 2 में क्यों करेगा, मैंने आपको बता दिया। एंड देन बिहेवियर ऑफ टीपी एपी एमपी, यानी कैसा शेप्स है एटसेट्रा वगैरह, कुछ HOTS है, आप इसको देख सकते हो। चलो, so with this we come to an end of our law of return series. I hope I was able to do justice to this chapter, and if you are liking my explanation then please I would recommend you to like, share, subscribe and share this video with your friends so that multitude of students can benefit from this. I'll see you in my next video where I'm going to take up the theory of cost and revenue analysis, chapter 8. Till then, keep smiling, keep studying. Take care. Bye bye.